नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को कासगंज पहुंच रहे हैं। वो यहां के पटियाली विधानसभा सीट पर दरियाबगंज रोड पर चुनावी रैली करेंगे। 53 साल बाद कासगंज की धरती पर कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। पीएम मोदी से पहले 1969 में इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी। कासगंज की पटियाली सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पीएम मोदी यहां उनकी जमीन को नमन करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कासगंज में रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पटियाली में रैली के जरिए पीएम मोदी एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों को प्रभावित करके राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के पटियाली में होने वाली खास बात यह भी है कि सपा ने इस सीट से आजम खान के परिवार की बहू और इंदिरा गांधी के करीबी नेता रहे सांसद मुशीर अहमद की बेटी नादिरा सुल्ताना को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने यहां पर ममतेज शाक्य को टिकट दिया है। ऐसे में पटियाली से जनता को संबोधित करके पीएम एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देंगे, तो वहीं नादिरा के खिलाफ रैली करके इसका सीधा संदेश आजम खान और रामपुर तक पहुंचाएंगे। जाहिर है वे इससे हिंदू मतों को पोलराइज करने की कोशिश भी करेंगे, जो बीजेपी का सबसे मजबूत हथियार रहा है। तो वहीं सभा स्थल को एसपीजी के अधिकारियों ने अपने घेरे में ले लिया है और एडीजी, डीआईजी, डीएमएसपी समेत आला अधिकारी स्थल पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जहां ना पहुंचे कोई, वहां पहुंचते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तमाम ऐसे देश के हिस्से हैं जहां पूर्व देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, हमारे जिले के समस्त प्रभारी, समस्त पुलिस के जवान बैठ जाएं। जगह जगह पहुंच रहे हैं। ये तो चुनाव है, जब चुनाव नहीं था उससे पहले भी पहुंच रहे थे। और मेरा मानना है कि जैसे कण कण में राम बसे हैं, ठीक उसी प्रकार से आम जनमानस के मन में योगी और मोदी बसे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है कि रैली जोरदार होगी, शानदार होगी और ऐतिहासिक होगी। भारतीय जनता पार्टी के आसपास के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं और ब्रज क्षेत्र में जो पहला चरण था उसमें आज मतदान हुआ है, जिसमें ब्रज क्षेत्र की 21 सीटें थी। कुल 58 में से 21 सीटें ब्रज क्षेत्र की थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 21 में से 20 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 100% जीतेगी। इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं है कि 20+ हो जाए, 21 में से 21 हम जीतें, ऐसा मेरा मानना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कासगंज से संवाददाता अतुल यादव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, 53 साल बाद कासगंज की धरती पर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी योगेश जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव की सियासी समर को तार देने के लिए देश के प्रधानमंत्री आज कासगंज की पटियाली विधानसभा में दरियागंज रोड पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं भारी संख्या में और भी नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, तैयारियां कल शाम को पूरी हो गई हैं। आज कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर अधिकारी जुटे हुए हैं, जिनको तैयारियों को लेकर काम चल रहा है।
अतुल, लेकिन जिस तरीके से अगर कासगंज का जिक्र किया जाए तो अमीर खुसरो की धरती मानी जाती है और जो कि विश्व भर में ख्याति उन्होंने अर्जित की है, लेकिन कासगंज में ही जिस तरीके से वो कासगंज के लोग उन्हें भुलाते नजर आ रहे हैं। अगर उनकी हवेली का जिक्र किया जाए तो खंडहर में तब्दील हो गई है और आज के समय में पटियाली तहसील वहीं पर बनी हुई है जहां पर अमीर खुसरो की एक मूर्ति तक नहीं है। तो ऐसे में क्या ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्मारक को लेकर के या उनकी मूर्ति को लेकर के कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बता दूं, पटियाली की धरती अमीर खुसरो की धरती मानी जाती है, जिसके चलते मौके पर पीएम मोदी उनके नाम की कोई स्मारक या संग्रहालय की घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्व भर में विख्यात अर्जित करने वाले अमीर खुसरो की आज पटियाली ने ही उनको भुला दिया है। अमीर खुसरो की हवेली खंडर होकर एक टीला बन चुकी है, जिस पर वर्तमान पटियाली का तहसील भवन बना हुआ है, जहां पर उनकी एक मूर्ति भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल अतुल, अगर कासगंज जिले का जिक्र करें तो इस जिले में 3 विधानसभाएं हैं और तीनों पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है कासगंज को, तो वो साधेंगे ही साधेंगे। साथ ही इसके तौर पर माना ये जा रहा है कि रामपुर को संदेश देंगे और तमाम सारे आसपास के जो ऐसे जिले हैं जो कि कासगंज से सटे हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस रैली से वो जिले प्रभावित होंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है आज की रैली। जी मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने आज 11 सपा ने इस सीट को आजम खान के परिवार की बहू और इंदिरा गांधी की करीबी नेता रहे सांसद मुशीर अहमद की बेटी नादरा सुल्तान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने यहां पर ममतेज शाह को टिकट दिया है। ऐसे में पटियाली से जनता को संबोधित करके पीएम एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। वहीं संबोधित करके पीएम एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे चुनौती देंगे, तो वहीं नादरा सुल्तान के खिलाफ रैली कर वो सीधे आजम खान को भी चुनौती बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अतुल जुड़े हुए थे कासगंज से, जो साफ तौर पर आज जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है। दरअसल आपको बता दें कि पटियाली की धरती अमीर खुसरो की वजह से भी जानी जाती है और हो सकता है कि इस मौके पर पीएम मोदी उनके नाम कोई स्मारक या संग्रहालय की घोषणा भी कर सकते हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है, लोगों के अंदर कयास बाजी चल रही है, क्योंकि विश्व भर में ख्याति अर्जित करने वाले अमीर खुसरो को आज पटियाली ने ही भुला दिया है और अमीर खुसरो की हवेली बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दरअसल आज अमीर खुसरो की एक मूर्ति भी नहीं है अगर पटियाली में जिक्र करें, और आज जो उनकी जहां पर उनकी हवेली थी आज वहां पर पटियाली का तहसील बना हुआ है। पटियाली विधानसभा का जिक्र करें तो दरअसल यहां पर अब तक 15 बार विधानसभा हो चुके हैं के चुनाव हो चुके हैं और 2 बार उपचुनाव भी हो चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाले मतदाता हैं वो मुस्लिम मतदाता हैं और उनके बाद जाटव, शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, धीमर, बघेल, तेली, लोधी, राजपूत और अन्य मतदाता भी हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर पिछड़ा वर्ग का वोट सर्वाधिक है, जिसे साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने जा रहे हैं और आज खुद रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ कासगंज समेत वो कासगंज के इर्द गिर्द जो जिले हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कासगंज में जो 3 विधानसभा सीटें हैं, कासगंज सदर, अमापुर और पटियाली, फिलहाल इन तीनों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों सीटों पर विधायक मौजूदा समय में हैं। इस बार पटियाली से बीजेपी के सिटिंग विधायक ममतेज शाह के बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी ने नादिरा सुल्ताना को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब नादिरा सुल्ताना है कौन, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। दरअसल यह चुनौती बड़ी है। नादिरा सुल्ताना सपा नेता आजम खान के परिवार की बहू हैं और बीएसपी ने यहां से प्रोफेसर नीरज मिश्रा और कांग्रेस से इंजीनियर इमरान अली को मैदान में उतारा है। जाहिर तौर पर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटियाली में रैली करके पटियाली की जनता को साधने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को एक बड़ी चुनौती देते हुए आजम खान के प्रति एक संदेश भी देने की कवायद करेंगे। रामपुर तक इसका संदेश सीधे आज ही मैसेज जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जरिए।
और पटियाली का एक अपना ऐतिहासिक इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है इसका अगर जिक्र करें पटियाली का, तो महाभारत काल में पांचाल प्रदेश का हिस्सा रहा है और राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के कंपिल से पटियाली तक का पूरा भाग दिया था। तो ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरती मानी जाती है। 53 साल बाद, दरअसल 53 साल पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची थी और पटियाली में जनसभा को संबोधित की थी और आज 53 साल बाद वो इतिहास दोहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज की पटियाली विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे और वहां पर रैली को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से अगर पटियाली के सीट का पूरा समीकरण का हम जिक्र करें तो यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने है। दरअसल जिस तरीके से 17 अप्रैल 2008 को जब मायावती सरकार ने एटा के एक बड़े भूभाग को काटकर काशीराम नगर जनपद बनाया था, तो उसके बाद सपा सरकार में 30 जुलाई 2012 को इसका नाम कासगंज जनपद कर दिया गया था और कासगंज जनपद के बाद अब इसमें 3 विधानसभा सीटें हैं और जिन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और एक बार फिर से उस इतिहास को दोहराया जाए, 2017 के इतिहास को दोहराया जाए, उसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज पहुंच रहे हैं और यहां पर रैली करेंगे और रैली करने के बाद कासगंज का तो वोट बैंक साधने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ कासगंज से जो भी सटे जिले हैं उन वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है और इस रैली में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, चाहे दिनेश शर्मा का जिक्र करें और चाहे केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करें, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे आज इस रैली में। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के जो सांसद विधायक हैं उनमें भी तमाम सारे विधायक मौजूद रहेंगे। खासतौर पर कासगंज और कासगंज से सटे हुए जिलों के जो विधायक हैं और सांसद हैं वो जरूर इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो ये रैली आज प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बेहद अहम मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कवायद लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जारी है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए और उसी के जरिए उसी को लेकर के आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज के पटियाली में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और श्रीमती सविता कोविंद महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर शिष्टाचार एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्य मंत्री आदित्य तटकरे, मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति आज सुबह शुक्रवार को राजभवन में नवनिर्मित दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे और एक तरफ महाराष्ट्र में जहां शिवसेना और बीजेपी की जुबानी जंग जारी है और महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत अपने चरम पर है, उस बीच महामहिम राष्ट्रपति का आगमन क्या संदेश लाया है यह तो कह पाना भी मुश्किल है फिलहाल। लेकिन जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सारी राजनीतिक पार्टियां एकत्र होकर महाविकास अघाड़ी सरकार चला रही हैं, वहीं बीजेपी को अच्छी परिस्थिति में लाने के लिए राज्यपाल से लेकर महामहिम तक प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से महामहिम का आज दौरा मुंबई है, 4 दिवसीय दौरा मुंबई का है, और ऐसे में क्या कुछ प्रोग्राम है महामहिम राष्ट्रपति के, और जिस तरीके से पूरी सियासत को लेकर के थामने की कोशिश भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी मिल करके सरकार चला रही है महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब इस जुगत में लगी हुई है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा महाराष्ट्र पर भी हो। बिल्कुल योगेश जी, देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सविता कोविंद मुंबई महाराष्ट्र में पहुंची हुई है, ऐसे में आज राष्ट्रपति
जो है शुक्रवार को राजभवन में बने नवनिर्मित दरबार का उद्घाटन करेगी। हालांकि राष्ट्रपति का आना जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज करती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर आक्रामक है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद का आना जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि उन्हें लेने के लिए, उनके स्वागत के लिए खुद पालक मंत्री आदित्य ठाकरे और तमाम मंत्रिमंडल वहां पहुंचे थे, उनका स्वागत किए। इस दौरान काफी देर तक जो है राष्ट्रपति से आदित्य ठाकरे ने बात भी की। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार बीजेपी ने पहले ही कहा है कि इस बार जो है महापौर बीजेपी का बनेगा। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति का आना कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में बनी शिवसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवसेना के सामने जिस तरह से रामनाथ कोविंद आज जो है राजभवन में उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो मीडिया से बात भी करेंगे, इस तरह की बातें सामने आई है। जी बिल्कुल, दरबार हॉल का उद्घाटन भी करेंगे जिस तरीके से ये बताया जा रहा है सत्य प्रकाश। और दरअसल दरबार हॉल का अगर उद्घाटन का जिक्र करें तो इसकी तारीख पहले भी तय की जा चुकी थी, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करने वाले थे ये पिछले साल। लेकिन जिस तरीके से CDS बिपिन रावत जी के साथ जो असामयिक ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसको टाल दिया गया और ऐसे में अब आज इस दरबार हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। इस दरबार हॉल का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ खासियत है, कितने लोगों की सीटिंग की व्यवस्था है, क्या कुछ अरेंजमेंट होंगे इस दरबार हॉल में? देखिए, इस दरबार हॉल के बारे में बता दें कि अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए इस दरबार हॉल में काफी लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर जो राज्यपाल चाहे तो लोगों को संबोधन कर सकते हैं, एक बड़ी सभा ले सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन उस दरबार में घुसने से पहले आपको जो है तमाम प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के पालन करने होंगे, क्योंकि राजभवन में जाने के बाद जो है बाईं तरफ यह बनाया गया है, बेहद तरीके से बनाया गया, अत्याधुनिक तमाम सुविधाएं उसमें मौजूद है। लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो है राष्ट्रपति को बुलाना, फिर जो है उसका उद्घाटन करवाना कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार में बने उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह उद्घाटन खुद जो है मुख्यमंत्री भी कर सकते थे। फिलहाल इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई और जो है सीधे तौर पर राष्ट्रपति को बुलाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस उद्घाटन के लिए बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले थे। फिर इसके बाद जो लता जी का देहांत होगा, इस दौरान खुद जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। तो तमाम चीजें हैं, कुछ एक हफ्ते के इर्द गिर्द में तमाम नेताओं का आगमन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, चाहे वो नागपुर से हो चाहे दिल्ली से हो। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक सियासत में हलचलें जरूर तेज होने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो दरबार हॉल है राजभवन के बाएं हाथ पर बनाया गया है और साफ तौर पर ये जो दरबार हॉल का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 750 लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था होगी और एक अत्याधुनिक तरीके से इस दरबार हॉल को निर्मित किया गया है। ऐसे में जिस तरीके से आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और ऐसे में जिस तरीके से आपने सबसे बड़ी बात ये बताई कि दिल्ली से तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का महाराष्ट्र में पहुंचना कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए चुनौती है। और ये उद्घाटन को लेकर के भी आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं और इसका उद्घाटन करेंगे। तो जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की सियासत पर नजर डालें तो क्या कुछ संकेत दे रहे हैं दिल्ली के जो ये सारे नेता महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और इनकी धमाक चौकड़ी वहां पर देखने को मिल रही है, तो सियासी गलियारों में, सियासी हलकों में क्या कुछ चर्चा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? देखिए योगेश जी, महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार आक्रामक रही है। हर छोटे मुद्दे को लेकर जो बीजेपी अपनी आक्रामकता दिखाती है, ऐसे में हर महीने एक बात सामने आती है जिसमें बीजेपी द्वारा यह कहा जाता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की अगले महीने गिरने वाली है और बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने वाली है। इस तरह की बातें कई बार सामने आई। इस दौरान देखा गया कि जिस तरह से शरद पवार ने भी सीधे तौर पर मना कर दिया था मोदी जी के वक्तव्य के दौरान कि वह सरकार स्थिर है और 5 साल तक चलेगी। लेकिन इस तरह से लगातार जिस तरह से देखा गया कि मुंबई में लगातार बाहर जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता है वो मुंबई में आए। हालांकि ये भी जानकारी थी कि लता जी जब स्वस्थ थी तभी भी ये जानकारी मिली थी कि मोदी जी आने वाले हैं और नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। उसके बाद तमाम नेता जो है
मुंबई में आए थे, अपने नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान जब जानकारी मिली कि लता जी का तबियत बेहद खराब है, तो लोगों ने लता जी से भी मिले थे। उसके बाद से लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और नई बातें आज से सामने आई है कि मुंबई में एक बैनर लगाया गया है, मुंबई के कई इलाके में बैनर लगाया गया है, जिसमें नितेश राणे की जमानत के बाद यह बैनर लगाया गया है। और यह बैनर आज रात मुंबई पुलिस ने उतरवा दिया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। कि यह बैनर किस लिए? इस बैनर में खास बात यह है कि इस बैनर में बताया गया है कि नितेश राणे डरपोक नहीं है, वह साहसी है, वह एक योद्धा है, वह लड़ने वाले हैं, वो लड़ाकू है, ऐसे में वो डरे नहीं है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बताया गया है कि नितेश राणे को जिस तरह से राज्यसभा के दौरान ये बातें कही गई थी और उनकी जो है जमानत पे जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, क्योंकि नितेश राणे को जमानत मिल गई है। उसके बाद यह बैनर लगाया गया। तो जाहिर तौर पर आज राष्ट्रपति का आना और बैनर लगाए जाना, कहीं ना कहीं पूरे दिन जो है मुंबई महाराष्ट्र में सियासत तेज होने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आपने ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जिक्र किया बैनर का, जिस तरीके से कि नितेश राणे डरने वाले नहीं हैं और ऐसी होर्डिंग महाराष्ट्र भर में अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाह रही है महाविकास आघाड़ी को, या फिर खासतौर पर शिवसेना को? देखिए, महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी के पास कई मुद्दे अभी तैयार है। एक मुद्दा तो यह है कि बैनर लगाया गया है, दूसरा मुद्दा यह है कि पिछले दिनों जब भाजपा के पूर्व सांसद कृष्ण मैया नागपुर गए थे, उस दौरान शिवसेना के लोगों ने उन पर हमला किया था। इस तरह का आरोप जो है कृष्ण मैया ने लगाया था। इस दौरान बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक थी और रोड पे उतरकर महाविकास आघाड़ी सरकार में बनी शिवसेना का विरोध करने वाली थी। लेकिन उसी दिन लता जी की तबीयत खराब हुई और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट हो गई। अब माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति जो है मुंबई में पधारे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है। बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। ज्यादातर तमाम मामले को लेकर बीजेपी जो है राष्ट्रपति से बातचीत करेगी और इस पर निवारण निकालेगी। इस बीच जो बैनर लगाया गया उस पर भी चर्चा होगी। तो जाहिर तौर पर मुंबई महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सत्य प्रकाश, दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से बताया गया है कि जब दरबार हॉल का उद्घाटन करने के बाद वह राजभवन में ही रुकेंगे। उसके बाद अग्रिम जो चर्चा की जाएगी, किसकी मीडिया को जो बताया गया है उसमें फेरबदल होने की भी बात कही गई है। तो जाहिर तौर पर अब ये राज्यपाल के उद्घाटन के बाद निश्चित हो पाएगा कि आखिर राज्यपाल कहाँ जाने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए थे। तो महामहिम राष्ट्रपति आज महाराष्ट्र में मौजूद हैं। वो 4 दिवसीय दौरे महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और ऐसे में वो राजभवन में आज जिस तरीके से नवनिर्मित दरबार हॉल का उद्घाटन भी करेंगे और ऐसे में सियासी हलकों में काफ़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।